स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता एवं लवण परिवार। स्टूडेंट, किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या से उस विलयन की प्रबलता का पता चलता है। माने किसी विलयन में किस प्रकार के आयन हैं उससे हमको पता चलता है कि उनकी संख्या के आधार पर हमको पता चलता है कि विलयन कितना प्रबल है। इसी प्रकार किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन से यह पता कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है। अर्थात यदि H+ आयन की संख्या बहुत अधिक होगी तो विलयन अम्लीय होगा और H+ आयन की संख्या कम होगी तो वह क्षारीय होगा। अम्ल एवं क्षारकता की प्रबलता सार्वत्रिक सूचक से कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में दर्शाता है। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए सोरेनसन नामक रसायनज्ञ ने एक स्केल विकसित किया। इसे pH स्केल कहते हैं। इस pH में P पोटेंस नामक वर्ड को दर्शाता है। पोटेंस एक जर्मन शब्द का सूचक है। इस शब्द का हिंदी अर्थ है शक्ति। इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। 0 0 अर्थात अधिक अम्लता तथा 14 अर्थात अधिक क्षारीयता। इस स्केल की परास 14 तक होती, माने इसकी लिमिट कहाँ तक रहेगी? 14 या 14 तक रहेगी। अतः pH एक ऐसी संख्या है जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारकीयता को दर्शाता है। H+ हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH उतना कम होगा। माने किसी विलयन में यदि H+ आयन बहुत अधिक हैं तो उसका pH मान कम होगा। उदासीन विलयन का pH मान 7 होगा। 7 से कम pH वाले विलयन अम्लीय, जैसे 0 से लेकर 6.9 तक, तथा 7 से अधिक अर्थात 7.1 से लेकर 14 तक pH मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं। 7 से 14 तक OH नेगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ती है और H+ आयन की सांद्रता घटती है, अर्थात क्षारकीयता बढ़ती जाती है। इसी प्रकार 0 से 6.9 तक H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है तथा OH आयन की सांद्रता कम होती है, अर्थात विलयन अम्लीय होगा। pH स्केल को हम चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर 0, 7 और 14 ऐसे अंक दिए हुए हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ अंक दिए हुए हैं। 0 जो है वो अधिक अम्लीय, यदि किसी विलयन का pH मान 0 है तो अधिक अम्लीय होगा, 7 है तो वह उदासीन होगा और 14 है तो वो क्षारकीय होगा। अब यहाँ पर बीच में से एक लाइन डली हुई है जिससे और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि जो अम्ल होते हैं, यहाँ से यहाँ तक अम्ल को दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर H+ आयन की संख्या या सांद्रता अधिक होती है और OH आयन की सांद्रता इतने एरिए में कम है। और हम यदि यहाँ देखें 7 से 14 तक तो यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता कम है लेकिन OH नेगेटिव आयन की सांद्रता अधिक है। अब यदि हम 7 से 14 तक जाते हैं तो क्षारकीयता बढ़ती है, क्षारकता बढ़ती जाती है। और यदि 7 से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं 0 की तरफ तो अम्लीयता बढ़ती जाती है। और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ देखें तो यहाँ से मतलब जो 7 नंबर लिखा हुआ है, यदि वहाँ से हम 0 की तरफ देखें तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है और 7 से हम 14 की तरफ देखें तो OH नेगेटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। ये pH स्केल है जहाँ पर यदि किसी विलयन का मान 7 आता है तो वो विलयन उदासीन होगा और 0 से 6.9 तक आता है तो वह विलयन अम्लीय होगा और यदि 7.1 से 14 तक आता है तो वह विलयन क्षारीय होगा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से एक सार्वत्रिक सूचक होता है। ये एक पतली पट्टी के जैसा होता है। यदि हम इन्हें अम्लीय विलयन में डालेंगे तो 1, 3, 5, 6 इस प्रकार के कलर आएंगे और यदि क्षारीय विलयन में और उदासीन विलयन में डालते हैं तो जो 7 है, 7 में जो कलर इंडिकेट हो रहा है ऐसा आता है। और यदि क्षारकीय विलयन में डालते हैं तो 8, 9, 10
12 एंड 14 इस प्रकार से कलर आते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे काम करता है ये बताने के लिए मैं यहाँ पर नींबू लाई हूँ, जो कि प्योर एसिड होता है। यहाँ देखिए, इसका मैंने यहाँ पर रस निकाला हुआ है, इसका जूस निकाल लिया, लेमन जूस। इसमें यदि मैं अब यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालती हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्योर एसिड है। स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते क्योंकि हम इसको खाते हैं, लेकिन ये एसिड है। और यहाँ पर यदि आप देखें तो इस स्ट्रिप्स का कलर चेंज हो चुका है, और यदि हम देखें तो इसका कलर 3 से मिल रहा है, अर्थात ये कैसा है, इसका पीएच मान कितना है, 3 है, और ये अम्लीय प्रकृति का है। स्टूडेंट्स, ये बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला। अब यदि हम इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर से पीएच देखें, इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि ये घुल जाए, डिज़ोल्व हो जाए, तो हम देखते हैं इसका कलर आप देखिए किस प्रकार से चेंज हुआ है। इसका कलर चेंज होकर ग्रीन कलर का हो गया है, अर्थात इसका जो पीएच मान है, पीएच वैल्यू है, वो 6 है। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे ये टमाटर है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अब हम इसको यदि यूनिवर्सल इंडिकेटर को इस पर रखते हैं तो इसके कलर में क्या चेंज आता है ये हम देखेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, ये एक माइल्ड एसिड वाला जो प्रोडक्ट है, ये माइल्ड एसिड है, इसलिए इसका पीएच स्केल पर जो वैल्यू आ रही है वो इसकी 3 से 4 के बीच में आती है। स्टूडेंट्स, अब ये है वॉशिंग सोडा, जो हम कपड़े धोते हैं। इसमें मैंने पानी डाला है और इसको थोड़ा सा हिलाया है ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए। अब मैं इसका पीएच देखती हूँ तो ये देखिए कितना अधिक इसके कलर में डिफरेंस आ चुका है। यदि पीएच इंडिकेटर से हम इसको मैच करें तो ये 12 तक जा रहा है, अर्थात ये बहुत अधिक क्षारीय है। तो हम घर में जो नींबू, टमाटर, दही वगैरह यूज़ करते हैं ये एसिडिक हैं, और जो हम खाने का सोडा, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का सोडा यूज़ करते हैं ये सब क्षारकीय होते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको पीएच वैल्यू समझ में आ गई होगी। पीएच वैल्यू क्या है? अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ तथा OH नेगेटिव आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाला विलयन प्रबल अम्लीय होता है तथा कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाला अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाता है। अब आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझ में आ गए होंगे, जिनमें बहुत अधिक मात्रा में H+ आयन होंगे और उनका पीएच मान भी उच्च होगा, अर्थात 0 की तरफ जाएगा, जैसे 0, 1, 2, तो वे प्रबल अम्ल कहलाएंगे। और जिनका पीएच मान 5 के ऊपर है, 5 और 6 के बीच में है, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार अधिक संख्या में OH आयन उत्पन्न करने वाले प्रबल क्षार तथा कम संख्या में OH आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल क्षार कहलाते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्या हैं। अब हम देखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। मनुष्य के शरीर का पीएच 7 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, अर्थात जीवित रहता है। इससे अधिक या कम होने पर जो मनुष्य है उनमें कुछ ना कुछ व्याधि आने लगती है, बीमारी आने लगती है। वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा से नदी तालाबों में की अम्लता बढ़ जाती है तथा जलीय जीवों पर, पारितंत्र पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट परास की पीएच की आवश्यकता होती है। मिट्टी का पीएच ज्ञात करके पौधे के स्वस्थ विकास हेतु आवश्यक खाद, उर्वरक आदि का उपयोग कर सकते हैं। मनुष्य के पेट में HCl अम्ल उत्पन्न होता है तथा यह पेट को हानि पहुंचाए बिना ही पाचन में सहायता करता है। अधिक तला भुना मसालेदार खाने की स्थिति में पेट में अधिक अम्ल उत्पन्न होता है तथा अम्लीयता बढ़ने से जलन एवं खट्टी डकार होने लगती है। इसे दूर करने के लिए कम क्षार की प्रभाव वाले एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनोसाल्ट आदि का यूज़ करते हैं।
हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों को हानि होती है। दांतों का इनेमल कम पीएच के कारण संक्षारित होने लगता है, अर्थात दांत हमारे धीरे धीरे खराब होने लगते हैं यदि हमारा 5.5 से कम पीएच होता है मुंह का। तो अधिक शर्करा युक्त भोजन, बैक्टीरिया आदि के कारण मुंह का पीएच मान कम होने लगता है। मधुमक्खी, चींटी आदि के डंक अम्लीय होते हैं तथा इनके डंक से अम्ल हमारे शरीर में पहुंचता है तथा जलन करता है। डंक वाले स्थान पर खाने का सोडा या चूना लगाने से जलन कम हो जाती। अब हम देखेंगे लवण। लवण परिवार या लवण फैमिली में आपके क्लास में कौन सा टॉपिक है, कौन कौन से लवण आ रहे हैं, वह हम देखेंगे। लवण, अम्ल एवं क्षार के मिलने से लवण प्राप्त होते हैं। अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलने से क्या होता है। देखेंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब मिलते हैं तो उदासीन लवण मिलता है जिसका पीएच मान 7 होता है। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलने से अम्लीय लवण बनते हैं, क्योंकि अम्ल कैसा है, प्रबल है, और क्षार दुर्बल है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अब दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक मिलने से क्षारकीय लवण बनेंगे, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और यहाँ पर हम क्षारक कौन सा यूज़ कर रहे हैं, प्रबल, और अम्ल दुर्बल यूज़ कर रहे हैं। NaCl NaOH के विलयन की अभिक्रिया से HCl तथा NaOH की विलयन की अभिक्रिया से NaCl बनता है, जो कि उदासीन लवण है। इसका उपयोग हम खाने में करते हैं। इसका उपयोग भोजन में नमक के रूप में होता है। साधारण नमक, NaOH, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए ये NaCl कच्चा पदार्थ का कार्य करता है। अब हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना, ये भी एक लवण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर NaCl वियोजित हो जाता है और NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें क्लोरीन अर्थात क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार का उत्पादन होता है। इस अभिक्रिया के लिए हम देखते हैं 2NaCl एक्वस फॉर्म में लिया और उसको जल में घोला 2H2O, तो हमको क्या मिला, 2NaOH एक्वस और Cl2 गैस निष्कासित हुई और हाइड्रोजन गैस निष्कासित हुई। जब हमने NaCl के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की तो हमको NaOH मिला है और क्लोरीन गैस निकली है और हाइड्रोजन गैस निकली है। अब यहाँ पर जो भी उत्पाद निकले ये सभी उपयोगी होते हैं, कहीं ना कहीं इनका उपयोग कर लिया जाता है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है तथा H2 गैस कैथोड पर मुक्त होती है तथा NaOH का विलयन प्राप्त होता है। ये तीनों ही उत्पाद उपयोगी होते हैं। ये चित्र से आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक पात्र लिया हुआ है, यहाँ से NaCl इसमें प्रवाहित किया जा रहा है, एनोड है और कैथोड है। विद्युत धारा जब प्रवाहित की जा रही है तो जो Cl और OH है ये एनोड पर जा रहे हैं, क्योंकि ये धनावेशित है एनोड, इसलिए यहाँ से नेगेटिव आयन इसकी ओर आकर्षित होंगे, और कैथोड नेगेटिव ऋणावेशित होता है, इसलिए जो धनावेशित आयन है वे इसकी ओर आकर्षित होंगे। बीच में एक लेयर झिल्ली जैसी बनी हुई होती है। अब इस अभिक्रिया के दौरान जो Cl2 गैस निकलती है वो ऊपर से अलग कंटेनर में एकत्रित कर ली जाती है, जो कि जल की स्वच्छता, PVC निर्माण, CFC कीटाणुनाशक के रूप में उपयोगी होती है। इसी प्रकार से इस साइड से कैथोड वाली साइड से H2 गैस निष्कासित हो रही है, जिसको कि एकत्रित कर लिया जाता है, जो कि ईंधन में, खाद में, मार्जिन आदि के निर्माण में काम आती है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ से NaCl ये जो एरो बना हुआ है, इस एरो का मतलब है कि यहाँ से NaCl का घोल NaOH के साथ निष्कासित हो रहा है, जो आगे बहुत से कामों में उपयोगी होता है, बहुत से चीज़ों में उपयोगी होता है, जैसे बेकिंग पाउडर बनाना है, वॉशिंग सोडा बनाना है, कांच का निर्माण आदि, उन सब में ये NaOH उपयोगी रहता है। स्टूडेंट्स, ये क्लोर क्षार अभिक्रिया थी जिसमें हमने NaOH का निर्माण देखा। स्टूडेंट, अब हम अपना एक अलग लवण देखते हैं जिसको कि विरंजक चूर्ण बोलते हैं या ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। आपने सड़क के किनारे या नालियों के आसपास सफ़ेद रंग का जो पाउडर पड़ा हुआ देखा होगा, पाउडर डला हुआ देखा होगा, तो वो ब्लीचिंग पाउडर ही होता है, जो कि कीटाणुनाशक होता है। इसलिए सड़कों के किनारे और नालियों के आसपास इसका छिड़काव किया जाता है। जलीय NaCl के विद्युत अपघटन से Cl2 का निर्माण होता है। अभी हमने पिछले जो NaOH का निर्माण देखा था उसमें आपने देखा होगा Cl2 का निर्माण हुआ है। अब इस Cl2 को
शुष्क बुझे हुए चूने पर CaOH का होल ट्वाइस पर प्रवाहित करते हैं, अर्थात उससे अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमको ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसका जो विरंजक चूर्ण होता है या ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। यहाँ पर हम अभिक्रिया देख लें, CaOH का होल ट्वाइस, माने जो शुष्क बुझा हुआ चूना है ये क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो CaOCl2 प्राप्त होता है और H2O बनता है। CaOCl2 माने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। आगे की बड़ी क्लासों में आप इसको और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में एवं लॉन्ड्री में विरंजन के लिए, माने ये कलरेशन को हटा देता है। ये सब जैसे कोई वाइट चीज़ है उस पर धब्बे हैं तो उनको हटाने में ये उपयोगी होता है, इसीलिए जो वस्त्र उद्योग होता है, कागज उद्योग और लॉन्ड्री आदि में इसका यूज़ किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में ये उपचायक के रूप में उपयोगी है। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में उपयोगी है। कीटाणुनाशक के रूप में, शुरू में ही मैंने बताया था कि नाली और सड़कों के किनारे जो सफ़ेद पाउडर होता है वो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो कि कीटाणुनाशक के रूप में होता है और ये बहुत अधिक इस कार्य के लिए उपयोगी होता है। अब हम देखेंगे एक दूसरा सॉल्ट, बेकिंग सोडा। इसका नाम आपने सुना होगा क्योंकि केक, ढोकला और बाकी की जो इस प्रकार की फ्लफ़ी चीज़ें बनती हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, यहाँ पर अमोनिया का उपयोग होता है। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बन गया, NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात हमको खाने का सोडा या बेकिंग सोडा प्राप्त हो गया। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। इसकी प्रकृति ज़्यादा क्षारीय नहीं होती है, असंक्षारक है। ठीक है, भोजन पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। अब आपने सोचा होगा कि हमने बेकिंग सोडा डाला तो केक कैसे फूला, तो उसके लिए ये अभिक्रिया है 2NaHCO3। इसने जब ऊष्मा प्राप्त की तो Na2CO3 बना, सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2। आपने देखा होगा कि केक के ऊपर एक लेयर बन जाती है, उस लेयर के बनने के कारण जो उसके अंदर CO2 गैस उत्पन्न हुई है ऊष्मा के कारण, वो CO2 गैस बाहर नहीं निकल पाती है और जो हमारा बैटर हमने डाला हुआ था वो बहुत अधिक जालीदार हो जाता है और केक फ्लफ़ी बनता है, फूला हुआ बनता है। अब बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है? बेकिंग पाउडर बनाने में ये एक घटक के रूप में यूज़ होता है। एंटासिड जैसे इनो आदि बनाने में ये संघटक के रूप में उपयोग होता है। और सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र बनाने में, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें सोडा और अम्ल अलग अलग कंटेनर में रखा होता है। जब कहीं आग लग जाती है तो हम उनको हिलाते हैं जिससे सोडा और अम्ल मिल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जलती हुई आग के ऊपर डाल दिया जाता है और आग बुझ जाती है। तो इसलिए जो बेकिंग सोडा है इसका यूज़ सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र बनाने में किया जाता है। स्टूडेंट, हमने बेकिंग सोडा बनना देखा है, अब हम देखेंगे वॉशिंग सोडा अर्थात कपड़े धोने का सोडा कैसे बनता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। अब आपने देखा होगा जो बेकिंग सोडा था उसका फार्मूला था NaHCO3। जब हमने इसको गर्म करा तो ये हाइड्रोजन निकल गया और हमको क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट, अर्थात ऊष्मा जब दी तो हमको क्या प्राप्त हुआ? NaCO3। तो ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण करने से हमको धावन सोडा या वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण होता है। सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O Na2CO3 इंटू, ये जो डॉट है इसको हम इंटू बोलते हैं, 10H2O, ये यहाँ पर जल अलग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह 10H2O क्रिस्टलन जल को दर्शाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है।
इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। घरों में साफ सफाई के लिए उपयोगी है। आपने देखा होगा जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हमारी मम्मियाँ उसको वॉशिंग पाउडर में भिगो देती हैं और वो साफ़ हो जाते हैं। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इसका यूज़ होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्रिस्टलन जल क्या चीज़ है। एक नया वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है, क्रिस्टलन जल। तो लवण के इकाई सूत्र में या लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। अब ये लवण है, इसका एक इकाई सूत्र है, इसमें 10H2O जोड़ दिया है, माने ये क्रिस्टलन जल एक निश्चित मात्रा में इसमें यहाँ पर जोड़ दिया गया है। क्रिस्टलन जल युक्त यौगिकों के अन्य उदाहरण है CuSO4 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, CaSO4 × 2H2O। एक निश्चित मात्रा में ही जल को जोड़ा जा रहा है। यहाँ ये आप ध्यान दें, जो बॉक्स में है ये मैं क्रिस्टलन जल को शो कर रही हूँ। अब एक अन्य लवण है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से यह जल के अणुओं को त्याग देता है, माने इसमें जो क्रिस्टलन जल होता है ये उसको त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, माने CaSO4 × 12H2O। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब हम देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल में घोलते हैं तो क्या होता है। CaSO4 × 12H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। इसको जल में घोला, 12H2O के साथ इसकी अभिक्रिया कराई तो एक कठोर पदार्थ जिप्सम प्राप्त होता है जो कि जम जाता है, जिसका यूज़ सीमेंट बनाने में किया जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर के लिए उपयोग किया जाता है। सजावटी सामान बनाया जाता है जो घरों में POP का कार्य किया जाता है, छतों को, सीलिंग को सजाया जाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा ही होता है। दंत चिकित्सा के सांचे बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोगी है। स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि pH स्केल क्या है और ये कैसे कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा है। और स्टूडेंट्स, अब आपको साल्ट फैमिली या लवण परिवार के बारे में पता चल गया होगा। हम डेली यूज़ में बहुत सारे साल्ट यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो बनते कैसे हैं और उनका क्या उपयोग है। जो मुख्य साल्ट है NaCl, जिसको हम नमक के रूप में यूज़ कर रहे हैं, ये कई प्रकार के उद्योगों में या कारखानों में यूज़ होता है और इससे ही ये एक आधारीय पदार्थ होता है और इससे ही बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा आदि का निर्माण होता है। स्टूडेंट, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। तो स्टूडेंट्स, आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।